हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी, जो कि प्रीवियस ईयर की ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 और 17 में, जो प्री और मेंस हुआ था एनटीपीसी का, जो पिछले बारी से जस्ट पीछे बार जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। हिस्ट्री से टोटल लगभग 217 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्री और मेंस मिलाकर एनटीपीसी में। इस 217 क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन हम लोग देखेंगे दो वीडियो में। आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसमें 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस होंगे। ये पार्ट 1 होगा और जल्द ही आप लोगों को पार्ट 2 भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें कि टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये सीरीज को मैं इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है, उस एनटीपीसी के एग्जाम को देखने के बाद ये चीज़ पता चल रहा है कि जो मोर देन 60% क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अभी 8वां या 9वां टेस्ट सीरीज तक का आप लोगों का हो गया है और डेली आप लोगों को डेली बेस पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और कब किया गया था? 1861 में। 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, उसके द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से ये स्थापित किया गया था। फिर 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित कर दिया जाता है। और फिर जब लॉर्ड कर्जन आता है उसके समय, यानी 1902 की ये बात है, जब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बना दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो ये होमिनलेडी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होमोनलेडी। होमोनलेडी की अगर बात करते हैं तो ये 2015 में एक होमोनलेडी नामक एक जीवाश्म की खोज हुआ था। इससे मानवीय विकास से संबंधित नवीन तथ्यों की परिकल्पना करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी उसकी नगर योजना। नगर योजना यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, तो आप ईंट के भवन टिक कर सकते हैं, क्योंकि ईंट के भवन जो है वो यही शो करता है कि वो जो सभ्यता थी वो नगरीय थी। सिंधु सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो देखिए, सबसे पहले पहिया जो था वो लकड़ी का बना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना था। पहिया जो था वो नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था, जिसने मानव जीवन धारा को ही बदल के रख दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया जाता है? तो देखिए, ये दिया जाता है अथर्ववेद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वाशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा कई प्रकार के औषधियों का वर्णन किया गया है। इसको अगर जनसाधारण की बात करते हैं तो जनसाधारण में इसमें विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। अगर हम वेदों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट है हमारा कि सतमें बजैते का अर्थ क्या होता है? तो सतमें बजैते की अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अगर हम सतमें बजैते की बात करते हैं तो ये जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा, सतमें बजैते जो है वो भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो देखिए, ये जो है वो अंबाला शहर के निकट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, अंबाला शहर। कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है और साथ ही साथ ये हरियाणा का एक जिला भी है कुरुक्षेत्र। और यह जो है वो हरियाणा के उत्तर में स्थित है। और इसके चारों तरफ कौन कौन से हैं? अंबाला है, यमुनानगर है, करनाल है और ये कैथल। ये चारों से ये जो है कुरुक्षेत्र वो घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि धर्म का विपरीत क्या है? धर्म के विपरीत की अगर बात करते हैं तो धर्म क्या है? न्याययुक्त जो कार्य है वो धर्म कहलाता है और अन्याययुक्त जो कार्य है वो अधर्म कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधर्म। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्धयान, मानव, आपस्तंभ और कतयस्तन कौन थे? तो ये सब कौन थे? ये प्राचीन भारत गणितज्ञ थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन भारत गणितज्ञ। और इन्होंने ही सुलभ सूत्रों की रचना की थी। सुलभ सूत्र जो है वो संस्कृत के सूत्र के ग्रंथ हैं जो श्रौत कर्मों से संबंधित है।
नेक्स्ट है हमारा कि त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है, और जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। और कल्याणकारी कार्यों के अनुसरण और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र या फिर सम्यक आचरण कहा गया है। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। नेक्स्ट है हमारा कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो ये जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। और यह जो पंचतंत्र था वो मूलतः संस्कृत में रचित था और फिर इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद होता है। अगर देखा जाए तो पंचतंत्र की बात करें तो यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित होने वाली साहित्यिक पुस्तक भी मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित एक बौद्ध मठ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ जिसे याद रखिएगा यह एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट है हमारा कि जहां हम मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो उस जो स्मारक है उसका नाम है धमेक स्तूप सारनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धमेक स्तूप सारनाथ। धमेक स्तूप की अगर बात करते हैं तो यह सारनाथ में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है, और ऐसा माना जाता है कि धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। और धमेक सेतु को ही सीट ऑफ द होली बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस स्तूप की जो नींव है वो अशोक के समय में रखी गई थी, लेकिन जो इसका विस्तार है वो कुषाण काल में हुआ था और फिर यह गुप्त काल में बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो यह अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बुद्ध जो है वो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में ये अपने उपदेश दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन समय में जो अवध था वो कोसल के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसल। अवध जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है जो प्राचीन काल में कोसल कहलाता था। इसकी राजधानी जो थी वो अयोध्या थी। और अवध शब्द की अगर बात करते हैं तो अवध शब्द जो है वो अयोध्या से ही निकला हुआ एक संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट है हमारा कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। तो सम्राट अशोक की बात करते हैं तो ये बिंदुसार का पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। मतलब सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र हुआ। अगर हम बात अशोक की करते हैं तो अशोक से एक चीज याद रखिएगा कि राजगद्दी पर बैठने के समय जो अशोक था वो अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में इसे अशोक वर्धन भी कहा गया है, और भारत में शिलालेख का प्रचलन भी जो है वो सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट हमारा कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य से आप लोगों को याद होगा जब जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो धनानंद को हराता है, उसमें चाणक्य ने ही इसकी मदद की थी, और फिर बाद में जाकर चंद्रगुप्त का ये प्रधानमंत्री बन जाता है। ये चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो ये मुद्रा राक्षस नाटक का जो विषय है वो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी जो रचना है वो मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो विशाख दत्त के द्वारा किया गया था, और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट की अगर बात करते हैं तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त। और फिर बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है, और फिर जो पुष्यमित्र शुंग है वो एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसे कि शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। अगर मौर्य वंश का संस्थापक पूछ दे तब तो आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मालवी की गिनमित्रम किसने लिखा था। तो यह जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, कालिदास। कालिदास की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ये जो एक और चीज याद रखिएगा कालिदास से कि कालिदास की एक कृति थी जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। वो प्रथम भारतीय रचना था जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि चरक संहिता चिकित्सा की खोज किस शाखा से संबंधित है। तो चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद। चरक की अगर बात करते हैं तो ये कनिष्क के राज दरबार में एक राजवैद्य था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल के द्वारा खंडगिरी गुफाओं की खुदाई की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खंडगिरी गुफाएं। खारवेल की अगर बात करते हैं तो ये कलिंग का चेदी वंश का शासक था खारवेल, और ये उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं जो था वो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करते हैं तो उसका नाम था श्रीगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। लेकिन अगर गुप्त वंश के शासक की बात करते हैं तो गुप्त वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट हमारा कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो उसका नाम था फाहियान, और जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत का दौरा किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। फाहियान की अगर बात करते हैं तो फाहियान जो था वो मध्य देश का वर्णन किया था, पूरे बहुत विस्तार पूर्वक में मध्य देश का वर्णन किया था। इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया था, जहाँ के लोग सुखी और समृद्ध थे। लोग मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे, और उनके अनुसार लोग जो था वो क्रय विक्रय हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे। और लेकिन ये जो फाहियान वर्णन किया था मध्य देश का, उसमें किसी भी सम्राट का नाम का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा कि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और शाक सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है बारहमिहिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारहमिहिर। बारहमिहिर की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला एक प्रमुख विद्वान था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो है वो है अमरकोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश। और इसके रचनाकार जो थे वो अमरसिंह बताए जाते हैं। अमरसिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, और अमरकोश का जो वास्तविक नाम था वो अमरसिंह के अनुसार लिंगानुशासन था। नेक्स्ट हमारा कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक जो है वो यूक्लिड को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसने जो था वो ये ज्यामिति के सभी ज्ञात तत्वों का संग्रह करके उसे सुव्यवस्थित किया था। ज्यामिति की अगर बात करते हैं तो ज्यामिति का जो मूल अर्थ होता है वो होता है जमीन नापना। नेक्स्ट हमारा कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करते हैं तो ये वातापी के चालुक्य वंश का शासक था, और ये कन्नौज के राजा हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय की जो बीच युद्ध होती है वो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें हर्ष की हार हो जाती है। पुलकेशिन द्वितीय से एक चीज याद रखिएगा, अजंता का एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी के द्वारा काश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काश्मीर। राजतरंगिणी की अगर बात करते हैं तो राजतरंगिणी जो है वो जय सिंह के शासन के साथ ही राजतरंगिणी का विवरण जो है वो समाप्त हो जाता है। राजतरंगिणी जो है वो कलहन की रचना है। कलहन की अगर बात करते हैं तो वो एक हर्ष का आश्रित कवि था। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 श्लोकों का वर्णन है। नेक्स्ट हमारा भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलिप्त द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो ऐसा माना जाता है कि यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज की अगर बात करते हैं तो ये परमार वंश से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार वंश। राजा भोज से याद रखिएगा, इन्होंने कविराज की उपाधि से भी विभूषित शासक किए थे। साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये राजा भोज जो थे वो परमार वंश के 9वें राजा थे और सिंधु राज के पुत्र थे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो देखिए, दक्षिण भारत से संबंधित राजवंश की अगर बात करते हैं तो सातवाहन वंश तो था ही, लेकिन पाल वंश नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश। पाल वंश की अगर बात करते हैं तो पाल वंश जो है वो उत्तर भारत का राजवंश था, और इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी, और इसकी राजधानी मुंगेर थी। नेक्स्ट हमारा कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये असम में मौजूद था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। कामरूप जो है वो असम राज्य का ही प्राचीन नाम था, और प्राचीन समय में असम राज्य जो था वो पूर्वी ज्योतिष का स्थान भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान राजा माना जाता था? तो यह माना जाता था करिकाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करिकाल। करिकाल जो था वो 7 स्वरों का ज्ञाता तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था।
नेक्स्ट हमारा कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो ये पाया था राजराज प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम की अगर बात करते हैं तो यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनाया था। नेक्स्ट हमारा श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंकन राष्ट्र की जो पहली राजधानी थी वो था अनुराधापुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराधापुरा। और ये जो अनुराधापुरा था इसको राजराज प्रथम एवं सिंहल नरेश महिद पंचम के बीच हुए युद्ध में सिंहल नरेश के पराजित हो जाने पर चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया था तथा सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ब्लैंक में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और इसका जो निर्माण है वो राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह जो बृहदेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राजेंद्र चोल प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम जो था वो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद ये उसका बेटा था और ये उसकी मृत्यु के बाद सम्राट बनता है और फिर 1017 ईस्वी में इसने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लेता है और वो सियर राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में ले आता है। नेक्स्ट है हमारा कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर संस्थापक पूछे तो चोल राजवंश के संस्थापक थे विजयालाल जिसकी राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट हमारा कि पहले के चेर वंश ने किन राजाओं पर शासन किया था? तो पहले के चेर वंश ने तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और केरल। चेर राज्य जो है वो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। नेक्स्ट है हमारा कि तिरुकुरुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसके संकलनकर्ता थे त्रिवल्लुवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तिरुकुरुल जो है वो एक तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति सार्स का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि तिरुकुरुल जो है वो तमिल भाषा में रचित काव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो ये राजा का नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम पल्लव वंश की बात करते हैं तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी कांची, तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप की अगर बात करते हैं तो इसको अशोक ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और अशोक से एक चीज याद रखिएगा कि भारत में शिलालेख का प्रचलन भी सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाया था। नेक्स्ट हमारा कि बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। धमेक स्तूप की अगर बात करते हैं तो यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था जिसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो श्रीलंका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के एक कैंडी नामक शहर में ये स्थित है। कैंडी की अगर बात करते हैं तो कैंडी जो है वो श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी और मुख्य रूप से इस मंदिर की वजह से ही यूनेस्को के द्वारा इसे एक विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है। यह भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में। यह ब्लैंक में कहाँ स्थित है? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता की गुफाओं की अगर बात करते हैं तो अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि खुजराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खुजराहो के स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खुजराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा ये निर्मित है।
नेक्स्ट है हमारा कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। तो खजुराहो मंदिर जो है वो वास्तुकला के नागर शैली को उजागर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। ये जो खजुराहो मंदिर का जो काल था वो था 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो संगमरमर का मंदिर जो है वो है दिलवाड़ा मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा की मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये एक जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। और यह जो है मंदिर है वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो तिरुमाला मंदिर जो है वो वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुमाला मंदिर जो है वो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिला का एक पहाड़ी है। नेक्स्ट हमारा कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है वो पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश। अगर हम बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के जो राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्हीं के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य के मदुरै में शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर जो है वो देवी पार्वती जो कि मीनाक्षी के नाम से जानी जाती हैं उनको समर्पित है। नेक्स्ट हमारा दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अंचभीत कर रख दिया है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही वो संचारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है। तो यह लोहा से बनाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। ये जो अशोक स्तंभ है ये मौर्य वंशी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी में बनवाया गया था। यह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के समीप ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। एलिफेंटा की अगर बात करते हैं तो ये बंबई से 7 मील उत्तर पूर्व समुद्र में स्थित एक द्वीप है और यहाँ के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित मंदिरों में से किस यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। तो ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी का है और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो निर्माण है वो नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी। तो वह जो है वो 2री सदी ईस्वी पूर्व प्राचीन थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अजंता की अगर बात करते हैं तो अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है। तो यह है संस्कृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति। संस्कृति की अगर बात करते हैं तो संस्कृति का वर्तमान रूप जो है वो किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिमाण होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये हराए थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। ये बात है 1178 ईस्वी की। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो था वो गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वो मूलराज द्वितीय या फिर जिसको भीम सोलंकी द्वितीय जो था वो अपनी योग एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कायादार गांव में गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया है। नेक्स्ट हमारा दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दास वंश जिसको कि गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक भी था और यह जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो पूर्व में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे तुड़वाकर ऐबक ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। नेक्स्ट है हमारा कि कुतुब मीनार जो दुनिया के सबसे ऊंची ईंटों का मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करते हैं तो इसके समय में सिर्फ इसकी एक मंजिल बन सकी थी। फिर इल्तुतमिश आता है और इसे 225 फुट ऊंची 4 मंजिल कर देता है। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय जब आता है तो बिजली गिर जाती है और इसके कारण इसकी जो चौथी मंजिल है वो नष्ट हो जाती है। फिर इसके कारण फिरोज शाह तुगलक जो है वो चौथी मंजिली की जगह पे 2 छोटी छोटी मंजिली बनवा देता है और फिर इसमें 5 मंजिलें हो जाते हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो 234 फीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ये लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन। ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी जो था वो घोड़े के व्यापारी के बेस में बंगाल पर अचानक धावा बोल देता है और लक्ष्मण सेन जो है वो अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाता है और फिर बख्तियार खिलजी के नियंत्रण में आ जाता है। लक्ष्मण सेन की अगर बात करते हैं तो लक्ष्मण सेन जो था वो सेन वंश का चौथा शासक था और इसके द्वारा एक नया संवत भी चलाया गया था, लक्ष्मण संवत। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्होंने पारंपरिक एक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो ये बात कर रहा है अमीर खुसरो की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वो बलबन के दरबार में रहा करता था और अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली से देवगिरी में अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है और उसका नाम जो है वो फिर वो दौलताबाद रख देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक से एक चीज़ याद रखिएगा, जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता था वो इसी के शासनकाल में भारत आया था और जब मोहम्मद बिन तुगलक मरता है तो एक इतिहासकार है, उसका नाम है बदायूनी, वो यह लिखता है कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट हमारा विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियर प्रथम। और वो अपने पिता संगम के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रखता है और फिर हरियर प्रथम जो था वो इस राज्य का प्रथम शासक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण करता कौन था? तो इस 1000 पिलर मंदिर का निर्माण करता जो है वो रुद्रदेव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदेव। और यह मंदिर जो है वो भारत के तेलंगाना राज्य में हनमकोंडा शहर में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने 1163 में करवाया था। यह जो मंदिर है वो विष्णु, शिव और सूर्य की मूर्तियाँ रखता है। नेक्स्ट हमारा चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं तो ये सिसोदिया वंश की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश की अगर बात करते हैं तो इस वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे और इनका मेवाड़ पर शासन था। राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, ये सब जो हैं वो इसी वंश के प्रतापी और प्रसिद्ध राजा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जयसिंह द्वितीय। महाराजा जयसिंह द्वितीय की अगर बात करते हैं तो ये जो है इन्हीं के द्वारा ये जंतर मंतर वेधशाला जो है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट हमारा दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है कि यह खगोलीय वेधशाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल जो है वो भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक वास्तुकार था जिसका नाम था लालचंद उस्ता, उसने इसे डिजाइन किया था। और हवा महल का जो निर्माण है वो लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। हवा महल जो है वो एक अनूठा 5 मंजिला महल है जो कि हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया है, ये होलसोल के शासक विष्णुवर्धन के समय किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, होलसोल के शासक विष्णुवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के याद में किया गया था? तो यह प्लेग के बीमारी के उन्मूलन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चार मीनार का जो निर्माण है वो 1591 ईस्वी में हैदराबाद शहर के अंदर जब प्लेग की समाप्ति होती है उसी के खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो
जो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह है उनकी समाधि का नाम है गोल गुंबज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल गुंबज, और यह जो है वो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े महलों में से भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वोडेयार महाराजा का भी निवास था। तो यह है मैसूर महल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल, और यह जो है वो मद्रास राज के ब्रिटिश परामर्शदाता वास्तुकार हेनरी इरविन के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर की अगर बात करते हैं तो वो मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया, बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थल भी बनाया। बाबर की अगर बात करते हैं तो बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट हमारा 15वीं सदी में बाबर ने ब्लैंक खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। तो बाबर जो है वो पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोलो। बाबर से एक चीज याद रखिएगा, बाबर जो है वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखा था, उसकी रचना करता है, फिर उसका अनुवाद जो है वो बाद में जाकर फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो सुल्तान नहीं कहा जाता था मुगल वंश के शासकों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुगल वंश। जब बाबर जो था वो मुगल वंश की स्थापना करता है, उसके साथ साथ ही पद पातशाही की भी स्थापना करता है, जिसके तहत मुगल शासक जो है उनको बादशाह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुगल शासक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर का था 1556 से लेकर 1605, फिर शाहजहां का था 1627 से लेकर 1658, औरंगजेब का था 1658 से लेकर 1707, और बहादुर शाह द्वितीय का था 1837 से लेकर 1857। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये किसने किया था? चांद बीबी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी ने। अब ये जो चांद बीबी थी वो इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित कर दी थी और उसकी संरक्षिका बन गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो ये आगरा कोट की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा फोर्ट। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो बुलंद दरवाजा तो है, दीवाने खास भी है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, लेकिन कुतुब शाही मकबरा नहीं है। कुतुब शाही मकबरा जो है वो हैदराबाद में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी की अगर बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका निर्माण जो है वो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो अगर बात करते हैं बुलंद दरवाजा है, गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का महल। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का महल का निर्माण है, ये तीनों का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, और यह किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए ये विशाल स्मारक बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। और शाहजहां जो है वो दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का जो निर्माण है वो 1648 ईस्वी में करवाया था, और ये जो चतुर्भुज आकार का जो लाल किला है ये बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का जो नाम है वो लाहौरी दरवाजा है, और दक्षिणी द्वार का जो नाम है वो है दिल्ली दरवाजा। नेक्स्ट हमारा किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया है शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। नेक्स्ट हमारा वो ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखिए जय विलास महल ग्वालियर में ही है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है, गोलकोंडा का किला नहीं है क्योंकि गोलकोंडा का किला जो है वो हैदराबाद में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गोलकोंडा का किला। गोलकोंडा का जो किला है वो हैदराबाद के पश्चिमी भाग में है, और यह किले का निर्माण जो है वो कुतुब शाही वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम जो किला था उसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोचीन में।
नेक्स्ट है हमारा कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो पुर्तगाली व्यापारी जो है वो गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं शताब्दी में, और जो फिर पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क, वो 1510 में बीजापुर शासकी यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये करवाया गया था सेंट एंजेलो फोर्ट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट एंजेलो फोर्ट, जो कि 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी द अल्मेडा के द्वारा करवाया गया था। यह किला जो है वो कन्नूर शहर से कुछ दूरी पर स्थित है, और इस किले को कन्नूर कोटा या कन्नूर किले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस दौरान स्थापित किया था। तो ये 1600 से लेकर 1612 के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात है 1599 की, जब इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज की स्थापना की करता है, और फिर 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए इसे 15 वर्षों का एक अधिकार प्रदान हो जाता है। फिर जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित करता है, और फिर 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना जो है वो सूरत में स्थापित करता है। नेक्स्ट हमारा, भारत ने अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो था उनमें शामिल नहीं था। देखिए, एंग्लो मराठा तो लड़े थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 82 तक, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1806 तक। अगर हम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से लेकर 1846 तक, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848-1849 तक। एंग्लो मैसूर युद्ध भी हुआ था। एंग्लो मैसूर जो है वो 4 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से लेकर 69 तक, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से लेकर 84 तक, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से लेकर 1792 तक, और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1799 में। लेकिन एंग्लो मंगला युद्ध कोई नहीं लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये अमृत सरोवर झील पर के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसकी जो नींव है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1588 ईस्वी में रखी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर की अगर बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा ये अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो ये टोटल 5 शहरों में करवाया था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट हमारा, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध किया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठाओं से युद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा। ये बात कर रहा है पानीपत की तीसरी युद्ध की। इसमें 1761 में हुआ था, और इसमें मराठा सेना का नेतृत्व जो है वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था, और इस युद्ध में मराठे जो है वो बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। पानीपत की और दोनों लड़ाइयों की बात करते हैं तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो देखिए, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें प्रथम जो था वो मद्रास की संधि के द्वारा 1769 में समाप्त हुआ है। द्वितीय जो है वो मैंगलोर की संधि के द्वारा 1784 में समाप्त हुआ है। तृतीय जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में समाप्त हुआ है, और फिर चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। यहाँ बात कर रहा है तृतीय की, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में समाप्त होती है। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कौन था, कॉर्नवालिस था, और मैसूर की ओर से कौन था, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान जो था वो इस संधि के अनुसार अपने राज्य का लगभग आधा भाग जो था वो अंग्रेज को और उनके साथियों को दे दिया था, और साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने थे। नेक्स्ट है हमारा कि चिलयावाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये युद्ध जो था वो 1849 में लड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो जनरल ऑफ ने किया था, और सिख सेना जो था वो शेर सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा था। यह युद्ध जो था वो अनिर्णय बिना कोई निर्णय के समाप्त हुआ था।
नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा पलासी युद्ध जो है, पलासी युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच? अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था वो हार जाता है क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर जाफर वो धोखाधड़ी कर देता है और फिर अंग्रेज जो है वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। यह जो युद्ध है वो पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे जो है वो लड़ा जाता है, पलासी जगह पे। और इस युद्ध में जो ब्रिटिश का नेतृत्व करता है वो करता है रॉबर्ट क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हिस्ट्री का पार्ट 2 जिसमें कि टोटल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।